जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। चलते हैं, शुरू करते हैं। कुछ और क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस मिल रहा है उसका हम पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और बार बार ये चीज़ कह रहे हैं, अगर आपको भी क्वेश्चंस है, आपको कुछ मेमोरी में चीज़ें हैं, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9452100182, इस पर आप क्वेश्चन को भेजें, लिखें, डेफिनेटली हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। एक और बात कहना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ मेरा ये है कि जैसे हमने क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि एक रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, नेट वालों का पेटेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये आता रहता है। सेकेंड क्वेश्चन एक मैट्रिक्स का उठाया है, इजी है। और ये जो क्वेश्चन है शायद जो कहा गया है ये पार्ट ए या पार्ट बी और पार्ट सी का, बहरहाल जो भी होगा हम देखते हैं। प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ में तो सारे लफड़े फिनिश हो जाएंगे कि क्या क्या सही हो सकता है। तो चलिए, क्या है यहाँ एक क्वेश्चन ये है कि इफ ए एन क्रॉस एन एंड ये इसका इनवर्स है, ठीक है, हैव सेम आइगन वैल्यूज। कह रहा है कि इनकी जो आइगन वैल्यूज है वो सेम है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब कह रहा है कि कौन सही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर 1 होगा, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर 1 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब 1 होगा, ट्रेस ऑफ ए रेज टू दी पावर 5 होने। ये तो 5 ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जनरली जो ऑप्शन देते हैं ना वो एक ही सीक्वेंस जैसे वो देते हैं। तो या तो हो सकता है ये हो ट्रेस ऑफ ए क्यूब मेरा 1 दिया हो सकता है ऑप्शंस की बात हो। मेमोरी में कितनी चीज़ें याद भरी जा सकती हैं। तो बहरहाल चलते हैं, देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या क्या आ सकता है, ट्रेस क्या क्या आ सकता है। ये दोनों मैट्रिक्स जो है मेरे एन ऑर्डर के हैं और सेम आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है। ये और इसकी आइगन वैल्यूज सेम है। अगर ए की आइगन वैल्यूज हमारी लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड डॉट्स 1 लैम्डा एन हो, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या होगी? डेफिनेटली 1 अपान लैम्डा 1 होगी, 1 अपान लैम्डा 2 होगी। ये तो जनरली एक रिजल्ट ही कहता है। ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज ये होगी, और ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज कहाँ है, सेम है, तो डेफिनेटली हमारा जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल है। अब क्या कह रहा है कि ये आइगन वैल्यू सेम है, ये इसके सेम है। तो जरा ये देखिए क्या है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 अपान लैम्डा 1 होगा। अगर ए का और ए इनवर्स की आइगन वैल्यू सेम है तो डेफिनेटली ये बात होगी, यानी लैम्डा 1 स्क्वायर 1 होगा। इसकी मीनिंग लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो 1 और -1 होगी, ये वैल्यू होगी। कि यानी जो भी हमारी आइगन वैल्यूज आएगी वो 1 हो सकती है या -1 हो सकती है, यही तो होगा हमारा। अब यहाँ जरा आइए देखिए कि कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर और ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर की ये बात आई हुई है। तो जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर की बात करेंगे, मतलब अगर हम ए स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर की जो भी आइगन वैल्यूज होगी वो मेरी आइगन वैल्यूज क्या होगी, जरा देखिए। आइगन वैल्यूज की मेरी संभावना यही बची है, 1 है और -1 है। तो जब हम ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज की बात करेंगे तो क्या होगा कि जो ए की आइगन वैल्यूज होती है इसकी स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये तो हमारा कॉमन सेंस अबाउट दैट स्टैंडर्ड है। तो फिर ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होगी, 1 1 हो जाएगी, राइट। ए की आइगन वैल्यू चाहे 1 हो -1 हो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज हमेशा 1 1 ही आनी है, राइट। और अब जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर आपको ए स्क्वायर निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज मीनिंग 1 हो जाएगी। एब्सोल्युटली राइट। अब तो कुछ बचा ही नहीं, बाकी ऑप्शन तो करने की जरूरत नहीं है, ये प्रूफ ही हो गया। तो क्या ट्रेस ए स्क्वायर 1 नहीं हो सकता है क्या? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आइगन वैल्यूज ए स्क्वायर की 1 1 होगी तो एक हम कोई बात दावे के साथ थोड़ी कह सकते हैं ए 1 होगा। ए क्यूब, यहाँ ए क्यूब दिया हुआ है और ए क्यूब की आइगन वैल्यूज 1 और -1 दोनों हो सकती है, तो फिर ये तो बात मैं नहीं लिख सकता हूँ। और ट्रेस ऑफ ए रेज टू दी पावर 5 1 भी हम ये बात दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये होगा ही होगा। ए के पावर 5 की जो आइगन वैल्यूज होगी प्लस और माइनस हो सकती है, 1 -1 हो सकता है। और ट्रेस ए रेज टू दी पावर 5 अगर हम ऐड करते हैं तो मैं दावा नहीं करूंगा कि सभी मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं ये ट्रू होगा, लेकिन ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ए की आइगन वैल्यूज 1 या -1 है तो ए स्क्वायर की जो आइगन वैल्यूज होगी सभी 1 होगी, ये बात 100% दावे के साथ होगी। और उसका डिटर्मिनेंट जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज तो 1 आना ही पड़ेगा उसे। तो हर हालत में ये जो मेरा ऑप्शन 1 है यही ट्रू होगा और बाकी ट्रू नहीं होगा। तो दिस इज द राइट वन। तो जिन्होंने ये ऑप्शन मारा है वो कंफर्म हो जाए, वो वही होना है, बाकी इसके अलावा होने की संभावना नहीं है। हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये
यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पे हमेशा क्वेश्चन बनते रहे हैं, और अभी तक कोई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस पे हमें कोई भेजा नहीं है, क्योंकि वो भी नेट का बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है। ये तो एक दिखाई दिया यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का एक क्वेश्चन है यहाँ, तो देखिए क्या है, ऑप्शंस तो पूरा नहीं है, तो इसमें क्या होगा, तो आप तो यही होगा कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, क्या है क्या नहीं है। तो देख लेते हैं, इसको भी हम लोग प्रूफ ही कर देते हैं। प्रूफ करने के बाद तो फिर सब जो है वो आईने की तरह साफ हो जाएगा, तो फिर तो कोई बहुत ज़रूरत भी नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस में कि हम रिवाइज्ड आंसर की भी देखें, क्योंकि आजकल हो भी रहा है और शुरू से होता रहा है। एक बार आंसर की आती है, उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की आती है, बड़ा बड़ा लफड़ेबाजी भी होती है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था। अच्छा, एक तो बड़ा एक अलग ट्रेंड चल गया है कि रिवाइज्ड आंसर की के बाद भी लोग वही मान रहे हैं कि जो चीज़ें सही नहीं है। बहरहाल यहाँ चलते हैं, देखते हैं। तो जो बात दावे के साथ होगी उसको कौन नकारेगा भाई। 2 + 2 4 होगा और कहेगा नहीं हम 5 होगा, तो भाई कोई कैसे मानेगा। तो चलते हैं, नाउ लेट अस प्रूफ हियर कि ये फंक्शंस हमारा गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस है, और यहाँ टी कह रहा है 0 1 के बीच में है। अब यहाँ इंटरवल ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं। तो देन यह पूछा है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, क्या है कैसे है। तो चलिए ये देखते हैं क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में है कि हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव fn(t) निकालते हैं, ठीक है, ओके। तो फिर क्या होगा, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n+1 n+2 एंड 1 - t इंटू t⁻n। अच्छा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस टैकल करें ना, तो बार बार हम अपने लेक्चर्स के दौरान ये बातें कहते रहते हैं, और बेसिकली जब हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के क्वेश्चंस को लगाते हैं, उसकी जब बात की एनालिसिस करते हैं, तो अगर कहीं उसके डोमेन में 0 और 1 है ना, तो ये बात आप पक्का याद रखिए कि उसको अलग से लिख करके ना लिमिट निकालिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे लेक्चर्स इस पे बने हैं जहां हमने दिखाया है कि 0 और 1 पे आप अलग से निकाल कर ट्रीट नहीं करेंगे, उसके बीच रियल नंबर एक बाइगर ले करके उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो यू हैव इन प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो जब भी कभी आप यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और 0 1 उसके डोमेन में है, तो 0 और 1 लिख के देखिए कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, जैसे हम यहाँ करने वही जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मैं t अगर यहाँ सीधे अगर मैं 0 लिख दूँ, राइट, तो t 0 लिखने पे पूरी कहानी फिनिश कर देगा, इनकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी f(t), इसी को हम लोग f(t) भी बोलते हैं, सबको पता है ये दिस। तो t 0 के लिए तो वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर मैं 1 लिखूं तो फिर ये इनको कहेगा साहब आप फिनिश हो जाइए, वो भी 0 हो जाएंगे। तो इन दोनों पर तो इसकी वैल्यू 0 है। अब इनके बीच में अगर मैं t हाफ लिख दूं, ऐसे लिख के देखिए कोई नंबर, तो क्या आएगा, कुछ भी लिख दीजिए 1/2 1/3, मतलब इनके बीच में कोई भी नंबर लिखेंगे। अगर 0 लेस देन t लेस देन 1, t अगर 0 1 के बीच में लिखा जाता है, तो t⁻n इसकी वैल्यू 0 की ओर टेंड करेगी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, ये तो बात है। तो जब t में हाफ यहाँ लिखूंगा ना, तो फिर होगा क्या, जरा देख लीजिए, लिख के मैं दिखा दूं। मैं 1/2 लिखा, आप 1/3 ले सकते हैं, 1/4 कुछ भी ले सकते हैं। 0 1 के बीच में आप कोई नंबर लिख के देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 1/2⁻n होगा। अब यहाँ देखिए कि ये जो है वो पॉलिनोमियल को जो है ना, किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल को डोमिनेट कर देता है। मतलब अगर n अगर इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है, तो ये क्वांटिटी मेरी 0 की ओर टेंड कर जाएगी। तो बहरहाल हुआ क्या कि f(t) जो हो गया मेरा 0 हो गया फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 0 1। तो पक्का है, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया। तो अगर ऑप्शंस में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रेजेंट है, नहीं सॉरी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट प्रेजेंट है, तो फिर आप पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट पे टिक मारना ही पड़ेगा। अगर ऑप्शन में दिया है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है, तो फिर वो पक्का गलत है। अगर ट्रू की तलाश है, तो ट्रू में तो ये तो मेरा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की बात करते हैं कि वो है या नहीं है, तो उसके लिए भी सीधा सपाट होता है बात कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, fn(t) - f(t) देखते हैं। तो ये जब निकालेंगे तो ये तो यही आ जाएगा हमारा n+1 n+2 1 - t इंटू t⁻n दिस। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, चलिए थोड़ा मैं रेड यूज कर लूं।
जब इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा n+1, कहेगा हमें मार्ट से बाहर करिए, मुझे बेचैनी हो रही है, चलिए मैंने आपको बाहर कर दिया। अब ये इनको भी बेचैनी हो रही है क्योंकि जब 0 और 1 के बीच में t की वैल्यू है तो दिस आर ऑल पॉजिटिव ही है, तो सब ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो n+1 और n+2 और ये हो गया 1 - t इंटू t⁻n। ओके, अब इसके बाद क्या हम लोग करते हैं ना कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, वो एमियन टेस्ट अप्लाई करते हैं। बहुत खूबसूरत टेस्ट है। अगर एमियन टेंड्स टू 0 हो जाए, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, और एमियन क्या होता है? सुप्रीमम ऑफ दिस, कि ये जो मैं एमियन लिखता हूँ क्या लिखता हूँ? सुप्रीमम ऑफ 0 to 1 दिस, जो वैल्यू निकली 0 से 1 के बीच जो सुप्रीमम मिलेगा। अब हम इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। अगर मैं इसका सुप्रीमम निकालूं तो सुप्रीमम की जो वैल्यू आएगी, क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं? अब डैश टी निकालिए आप। अगर ग्रेटर देन 0 करने पे t लेस देन आ रहा है तो पक्का ये सुप्रीमम मिलता है, मतलब मैक्सिमम मिलता है। और एफ डैश टी अगर ग्रेटर देन 0 करने पे t ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब क्या है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर का आ गया हमारा, वो तो वहाँ इन्फिमम मिलता है। ये बात हमेशा कीप इन माइंड। बड़ा एक शार्ट क्विक टेस्ट है हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का। अगर एफ टी डैश टी ग्रेटर देन 0 है और t लेस देन 0 आ रहा है तो पक्का बाकी कुछ टेस्ट ही मत करिए, को मैक्सिमम होना ही है। हिट मारिए और सीधे आगे हो जाइए। तो फिर अगर ऐसे ही आप करेंगे तो अगर एफ डैश टी निकालें यहाँ तो फिर t की वैल्यू देखिए क्या आएगी। मैं थोड़ा जल्दीबाजी में इसको मैं लिख रहा हूँ तो एफ डैश टी यहाँ देखिए 1 - t और यहाँ हो गया n t⁻n-1। इसको सब हटा दे रहे हैं, वो इज इक्वल 0 कर दिए हैं। और ये हो गया प्लस, ये करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और ये t⁻n अगर 0 कर रहे हैं तो देखिए n-1 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 - t, यहाँ n बचा है ना तो फिर n हो जाएगा। दिस इज द n। कुछ चल देख लेते हैं, एक बार कर ही लें, ज़्यादा से हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हड़बड़ी करने में मामला गड़बड़ा सकता है। तो चलिए देखें, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये तो 1 - t ऐसे रहा, और ये अगर ले लें तो n ये हो गया माइनस t⁻n, बाकी n है। और इज इक्वल टू जब आप 0 करेंगे या ग्रेटर देन 0 तो वहाँ से कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और t⁻, अगर n-1 मैं कॉमन कर लूँ तो फिर क्या बचेगा यहाँ n - nt, और यहाँ -t इज इक्वल टू 0 अगर करके यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हो गया n - t कॉमन कर लें तो 1 + n, तो t इज इक्वल टू मेरा n/1 + n आएगा। ये कहने का हमारा मतलब हो गया। ओके, आप निकाल लें, देख लें। और इस पर जो होगा मुझे मैक्सिमम मिलेगा। तो जब t इज इक्वल टू यहाँ n/n+1 लिखेंगे तब वहाँ देखिए कैसी मैथमेटिक्स हो रही है, थोड़ा उसको हम लोग देख लें। तो फिर क्या होगा, mn इज इक्वल टू व्हाट? mn इज इक्वल टू n+1 n+2 इंटू 1 - n/1 + n इंटू n/1 + n रेज़ टू द पावर n। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने जा रहा है, ये हो जाएगा n कैंसिल हो जाएगा 1/1 + n। अगर मैं n यहाँ कॉमन कर लूँ तो फिर या रहने दिया जाए या काट ही दें, चलिए काट ही देते हैं। तो फिर ये 1/1 + n ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया n+2/1 +। अब यहाँ ये देखिए, जब आप n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे तो क्वांटिटी किधर टेंड होगी, ये तो पक्का पता है, तो e की ओर टेंड कर जाएगी। बट ये इन्फिनिटी होना है, राइट? तो मतलब ये टेंडिंग्स टू 0 नहीं होगा, तो इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाएगा, किसी फाइनाइट वैल्यू की ओर नहीं टेंड कर रहा है, तो 0 की तो बात ही नहीं है। तो फिर ये पक्का, ये जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया हुआ है इस डोमेन में वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो फिर वो क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है सिर्फ, और बाकी जितने जो भी ऑप्शंस होंगे वो सही नहीं होंगे। जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की बात करेगा वही सही होगा कि दिस इज द नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये चीज़ हमने प्रूव किया कि जब ये क्वांटिटी टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो बात ही फिनिश हो गई, वह यूसी है ही नहीं। तो जब यूसी ही नहीं है तो सब लफड़े ही सारे बंद हो जाएंगे, तो हमने प्रूफ ही कर दिया। अब एक आध क्वेश्चन और है, थोड़ा उसको मैं देख लूँ, या कुछ क्वेश्चन है जहाँ एक कुछ कंट्रोवर्सी की बात उठ सकती है जो कुछ प्रोवाइड है हमें, तो उसकी भी मैं थोड़ी यहाँ बात करूँगा, अपनी बात मैं रखूँगा। अगर आप सहमत हैं थोड़ा कमेंट भी करिए, आप कमेंट ग्रुप में मुझे बताइए आप भी कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो आप भी सोच रहे हैं, थोड़ा उसका जवाब चाहिए हमें। क्वेश्चन है उसको देखिए।
कुछ क्वेश्चन हैं जैसे पता चला है जो आ रहे हैं जैसे छन के, मतलब जो मुझे देखने में लग रहा है, पता क्या, जो इंसेंस जो मुझे जो लग रहा है वहाँ कंट्रोवर्सी उठेगी और उठनी भी चाहिए। अब हम रियल नंबर में इनफाइनाइट लिखने लगे तो आप क्या कहेंगे, आप बताइए। हम कहते हैं एल बी ए रियल नंबर एंड एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो कंट्रोवर्सी नहीं हो गई, इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर। और मैं कह दूँ एल आर से बिलोंग करता है और एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिख दें, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना, सबको होगी, होनी भी चाहिए, हमको भी होगी, आपको भी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन अभी आएगा, उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा। तो पहले से पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर ये क्वेश्चन यही है, कह रहा है कि ये जो है हमारा एक कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है और a रेज टू दी पावर n स्क्वायर का स्क्वायर 0 है, तो पूछा है कि n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ये जो हैं किस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होंगे, ये क्वेश्चन है शायद। अच्छा क्वेश्चन है ये, हालांकि इस क्वेश्चन में बहुत दम नहीं है, बट दिस क्वेश्चन इज द टेक्निकल ही है, टेक्निकल है क्वेश्चन में, क्या जरा समझिए इस चीज़ को, इससे बड़ी सारी थ्योरी भी डेवलप होगी। वैसे एक बात और मैं कर दूं आपसे, जब रिस्पांस शीट मिल जाएगी ना, तो एक बार अगेन मैं पूरे क्वेश्चंस को डिटेल्स में करने वाला हूँ। और यहाँ तो हो रही है, क्योंकि ये तो जो भी है मेमोरी बेस है, वहाँ बहुत सारे वर्ड्स छूटे होंगे, बहुत सारे वर्ड्स नहीं होंगे। और इस स्तर पे जो कंपटीशन है ना, तो वर्ड्स की ही तो गेम है भाई। लैंग्वेज बदली, कहानी बदली, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जीवित और मृत में कितना अंतर है, लैंग्वेज की ही तो गेम है। मैं जीवित कह दूं तो कहानी कुछ और हो जाएगी, मृत कह दूं तो कहानी कुछ और हो जाएगी। तो ये लैंग्वेज की अपनी अपनी महत्ता है। तो यहाँ देखिए, कह रहा है कि an स्क्वायर 0 है, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी पावर अगर 0 होता है तो सीधे एक बात आती है ना कि वो मैट्रिक्स हमारा नील पोटेंट है। यानी ये जो मैट्रिक्स होगा ए इज नील पोटेंट। इतनी बात तो दावे के साथ होगी, ए के पावर कुछ भी मैं लिख दूं, पावर इन द सेंस पॉजिटिव इंटीजर है, ये मेरा 0 हो जाए तो पक्का दिस इज द नील पोटेंट मैट्रिक्स। और अगर वो नील पोटेंट मैट्रिक्स है, नॉन जीरो नील पोटेंट मैट्रिक्स है, तो कभी भी वो डायगोनलाइजेबल नहीं होता है। बड़ा खूबसूरत रिजल्ट लीनियर अलजेब्रा का है ये। लेकिन अगर कोई नील पोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो जो मेरा मैट्रिक्स होगा उसको नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। और यहाँ कहा है कि n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, इसका मतलब क्या कि वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा भाई, तो डेफिनेटली उसको नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो अगर ए अगर नल मैट्रिक्स है तभी ये बात सेटिस्फाई होगी, ये बात दावा क्वेश्चन में कर रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन इज रॉन्ग हियर। डेफिनेटली कि वो मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ 0 मैट्रिक्स होगा, वो डायगोनलाइजेबल होगा, या अपने पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स रखेगा। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जो बात मेरे दिमाग में आई है, पता नहीं वो आपके दिमाग में है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर देखिए, अगर है तो बेटर है, या कुछ और दिमाग में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, बताएं हमें। जैसे मान लीजिए हमने ए का आर्डर जो है ना, ये 2/2 ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, a रेज़ टू द पावर 4 0 हो गया। अब यहाँ आइए, हम ये जानते हैं कि अगर ये 2/2 का अगर मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम a स्क्वायर 0 होगा। अगर a स्क्वायर 0 नहीं हुआ तो किसी भी कीमत पे a क्यूब 0 नहीं होगा। a 0 नहीं है आपका, ठीक है, इस पर कुछ पावर a के पावर 4 0 है, a के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। तो अगर a 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे कुछ पावर 0 हो रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर a स्क्वायर 0 नहीं हुआ तो फिर a क्यूब 0 नहीं होगा, a के कोई भी पावर करेंगे अब 0 नहीं हो सकता है, अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और कह रहे हैं a के पावर 4 0 है, तो कब संभव होगा, व्हेन दिस इज द पॉसिबल। ये पॉसिबिलिटी इसकी तभी होगी जब a मेरा खुद हमारा 0 होगा, या तो नील पोटेंट हो जाए या 0 हो जाए। लेकिन नील पोटेंट होने के लिए उसकी जो नील पोटेंसी होती है, जो पावर होता है ना, a रेज़ टू द पावर r जो 0 करते हैं, r हमारा लेस देन r इक्वल टू n होता है। कीप इन माइंड दिस फैक्ट कि जो r जो है, जो पावर जो करने के बाद जो 0 आता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू उसके आर्डर तक जा सकती है या उसके आर्डर से कम होगी। और यहाँ a का आर्डर n है और यहाँ n का स्क्वायर करने पे 0 हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है
कि ये मैट्रिक्स खुद जीरो होगा, अदरवाइज देयर इज नेवर पॉसिबल। अगर an अगर जीरो नहीं है तो आप इस पर कोई भी पावर करते रहिए, पूरी ब्रह्मांड का पावर उठा डालिए, कभी भी वो जीरो नहीं होगा मैट्रिक्स का। ये तभी जीरो होगा जब एक खुद ही मेरा जीरो मैट्रिक्स होगा, और जीरो मैट्रिक्स इज द डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स, और वो अपने पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स रखता है। तो ये जो लिखा है उसका सीधा सा प्रूफ हो गया कि ये जो पॉसिबिलिटी बची हमने प्रूफ किया कि वो हमारा नल मैट्रिक्स है। और मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही भी होगी, ये जो कंसेप्ट जो लॉजिक है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास कोई दूसरा थॉट है तो भी आप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लें, उसको लगे हाथ। ये क्वेश्चन एक है जो प्रोवाइड हुआ है कि लेट भी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स विथ डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 2। मतलब कि जो वेक्टर स्पेस है इसमें जो हम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं इसकी जो डिग्री है वो लेस देन आर इक्वल टू 3 है। तो जो उसका जो बेसिक बनेगा वो ये होगा, इससे ऊपर बेसिक बनने की संभावना नहीं है। अब कह रहा है कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दी है साहब, यूज वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस, ठीक है। गिवन बाई डी एक्स, ये भी देखिए एक लैंग्वेज फंसाई गई है। गिवन बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि जो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो एक्चुअल में डी एक्स है। और ये क्वेश्चन तो बड़ा हम समझते हैं बहुत बार रिपीट हुआ होगा, बहुत बार रिपीट हुआ है कि जहाँ टी हमारा ये है कि ये डिफ्रेंसिएशन हमारा जो है ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन, कैसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पेटेंट क्वेश्चन है, हमेशा दाएं बाएं करके मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर वही पूछा हुआ है, ऑप्शन थोड़ा बदला है कि नल्टी ऑफ टी इज एटलीस्ट 3 है, एटमोस्ट 3 है, रेंज है, यही सब पूछा है। तो फिर क्या होगा पता है, जब डिफ्रेंसिएशन ऑपरेटर आप लगाएंगे ना तो उससे जो मैट्रिक्स का हमारा फॉर्मेशन होगा, जो भी मैट्रिक्स मेरा बनेगा और उस मैट्रिक्स को मैं नाम टी ही दे दूं तो फिर उसकी जो डिटर्मिनेंट होती है व्हाट पता है ना, वो डिटर्मिनेंट टी जीरो होता है उसका, दिस इज द जीरो ईयर, उसका वैल्यू उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो हुआ इसका तो रैंक ऑफ टी जो होगा पक्का वो कितना होगा, इसका 4 होगा। यानी टी जो स्टैंड हुआ मेरा जो वेक्टर स्पेस R4 टू R4 मैं लिख सकता हूँ इक्विवेलेंट टू दिस। तो जो इसकी रेंज होगी वो एटलीस्ट मेरी 3 होगी, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और यहाँ क्या दिया हुआ है, द नल्टी ऑफ टी इज एटलीस्ट 3, नहीं नल्टी ऑफ टी की एटलीस्ट 3 होगी, ये बात कैसे कह सकते हैं भाई, कम से कम 3 मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है। तो मतलब क्या 4 की भी संभावना है क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। नल्टी ऑफ टी इज एटलीस्ट 4, ये क्या बकवासपन है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 मतलब जब टी जीरो हो गया तो फिर तो एक रिजल्ट है ना, रैंक ऑफ टी प्लस नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट 4, ये होगा मेरा। और रैंक ऑफ टी जो है लेस देन 4 है, ये स्ट्रिक्टली लेस देन 4 है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जीरो है। तो जब लेस देन 4 होगा तो नल स्पेस ऑफ टी जो होगा स्ट्रिक्टली लेस देन हमारा क्या होगा, लेस देन आर इज इक्वल टू 3 होगा ना। यहाँ एटमोस्ट होना चाहिए, एटमोस्ट 3, बट वहाँ एटलीस्ट 3 लिखा है तो इज इक्वल टू की वजह से मेरी बात चल जाएगी एटमोस्ट। बट ये लैंग्वेज तो ये होती कि मैं एटमोस्ट लिखता, नल्टी ऑफ टी एटमोस्ट 3 ईयर क्योंकि रैंक ऑफ टी जो है मेरा वो 3 है, तो ये लेस देन आर इज इक्वल टू 3 है हमारा। तो रैंक ऑफ टी जो होगा, नलिटी ऑफ टी इसकी क्या हो सकती है, पक्का वो 4 तो कभी होगा ही नहीं। जब भी होगा इसका जो भी रैंक होगा या तो 3 होगा या 3 से कम होगा, तो नलिटी जो भी आएगी वो या तो मेरी 1 लेस देन ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है। बट नलिटी कभी उसकी तो हमारी लगता है 3 भी नहीं होगी नलिटी, क्योंकि नलिटी 3 होने का मतलब रैंक टी हमारा 1 होना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ द रेंज ऑफ टी इज एटलीस्ट 3, ये बात मेरी सही है। ये होगा कि जो रेंज ऑफ टी है वो लेस देन आर इज इक्वल टू एटलीस्ट 3 होगा। नलिटी ऑफ टी इज एट लीस्ट 3, नलिटी ऑफ टी इज एट लीस्ट 4 तो सही नहीं है। द रैंक ऑफ टी इज एट लीस्ट 4, नहीं रैंक एट लीस्ट 4 कहाँ है भाई, इसका रैंक तो 4 होगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं होगा। तो यहाँ जो बात अगर मैं करूँ थोड़ी, तो नलिटी ऑफ टी जो मेरी आएगी वो क्या आएगी, यहाँ देख ही ले एक बार, जल्दीबाजी क्या है, चलिए आइए आप देख लीजिए। ये तो पक्का हो गया ना, रैंक ऑफ टी, इधर थोड़ा ध्यान दीजिए आप, नल स्पेस ऑफ टी ये मेरा 4 हो गया, ये तो होता है पक्का, सबको पता है। अब रैंक ऑफ टी जो है ना स्ट्रिक्टली लेस देन 4 है, इज इक्वल 4 नहीं है। लेस देन 4 का मतलब क्या होगा, रैंक ऑफ टी क्या क्या हो सकता है रैंक ऑफ टी हमारा जो है वो
जीरो पर भी जा सकता है अगर, लेकिन यहाँ डिफ्रेंशिएशन बनाएंगे तो इसका इजीली आप निकाल सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। या तो पहला 0 0 आ जाएगा 4 का, ये 1 आ जाएगा 0 1, लो मैं बना ही दे रहा हूँ। अब ये एक्स स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 0, यहाँ 2 हो जाएगा 0, 3x स्क्वायर आएगा 0 0, 1x x स्क्वायर, नहीं यहाँ तो 1 सॉरी 1 यहाँ आ जाएगा 0 हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये तो फिर नीलपोटेंट मैट्रिक्स बनता है, सबको पता है। और आप देख लीजिए कि ये जो चीज़ मेरा बना है इसका रैंक कितना, रैंक ऑफ टी एग्जैक्टली जो मेरा हो गया 3 आ गया हमारा, दिस ये है हमारा। तो रैंक ऑफ टी जो है लेस देन आर इज इक्वल टू 3 अगर लिखा है तो बात सही है, लेकिन रैंक ऑफ टी तो हम 4 नहीं लिख सकते, वो बात दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। और नलिटी इसकी क्या होगी, तो जब नलिटी आप निकालेंगे तो उसकी हमारी 1 होगी या लेस देन इज इक्वल टू 1 होगी, ये बात मेरी हो सकती है। तो रैंक ऑफ टी अगर एटलीस्ट 3 लिखा है तो दिस इज द राइट वन, वो आपका सही है। द रेंज ऑफ टी इज एटलीस्ट 3, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ये जो मेरा ऑप्शन है ना सबसे बेस्ट। और मुझे लगा होगा कि ये क्वेश्चन जो होगा पार्ट बी का ही रहा होगा, क्योंकि ये बेस्ट की बात का है, बाकी में तो कंट्रोवर्सी उड़ जाएगी। तो द रेंज ऑफ टी इज एटलीस्ट 3, दिस इज द बेटर ऑप्शन, यही सही होगा इसका। तो जिन्होंने रेंज ऑफ टी इज एटलीस्ट 3 मारा होगा वो सही है। अब इसमें क्वेश्चन में लास्ट थोड़ा जो मुझे मिला है उस पर देखते हैं, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगा है, और कंट्रोवर्शियल क्यों है उसकी मैं बात यहाँ कर दूंगा। देखिए क्या है वो, अगर यही क्वेश्चन है तो फिर कुछ है उसमें। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये भी लगता है पार्ट बी का ही है या पार्ट सी का भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि पार्ट सी ही है। तो देखते हैं कि विच ऑफ द गिवन सीक्वेंस ए एन, एक सीक्वेंस ए एन मुझे दिया हुआ है नीचे ए रियल नंबर का, फॉलोइंग आइडेंटिटी कह रहा है कौन सेटिस्फाई करेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम, लिमिट सुपीरियर दिया है ए एन इज इक्वल टू माइनस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फीरियर जो है ए एन का है। यहाँ हम कंट्रोवर्सी की बात क्या करना चाहेंगे, देखिए अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक की डिफिनीशंस में जब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर की बात आते हैं तो क्या होता है वहाँ, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ यहाँ। ये चीज़ें कंसेप्ट की हैं, आप लॉजिक क्या है समझ रहे हैं वो भी मुझे बताइए। जब हम यहाँ लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर डिफाइन करते हैं तो उसके पीछे हम लोग सब सीक्वेंस की जो हमारी लिमिट है, लिमिट एक सब सीक्वेंशियल लिमिट का कंसेप्ट डिफाइन करते हैं। और सब सीक्वेंशियल लिमिट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपके पास सीक्वेंस है और वो कोई सीक्वेंस है उसका एक सब सीक्वेंस किसी पॉइंट पे अगर कन्वर्ज करता है तो उसको हम लोग सब सीक्वेंशियल लिमिट कहते हैं। और उस सब सीक्वेंशियल लिमिट में जो सबसे बड़ा होता है, मतलब दिस इज द रियल नंबर, ये रियल नंबर डिफिनीशन में लिखा जाता है, जो हम बात कहने जा रहे हैं ना वो आ गई। ए रियल नंबर इज सब सीक्वेंशियल लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू दैट पॉइंट, तो हम उसको सब सीक्वेंशियल लिमिट कहते हैं। वो रियल नंबर होना चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी तो रियल नंबर है ही नहीं, तो फिर डिफिनीशन के अगेंस्ट ही चला गया ना। जब हम सब सीक्वेंशियल लिमिट की बात करते हैं तो रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर जिसमें हमारा कोई सब सीक्वेंस की सीक्वेंस का कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो कन्वर्जेंट तो रियल नंबर पे होगा, और रियल नंबर इन्फिनिटी थोड़ी होता है, उसका सब सीक्वेंस हम निकालना क्या इन्फिनिटी पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ये कैसी हम बदमाशी वाली बातें यहाँ कर रहे हैं। तो दिस इज़ द नॉट राइट वे, ये तो बड़ा कंसेप्ट नहीं हुआ, कोई लॉजिक मेरी नहीं हुई। तो जब हम सब सीक्वेंशियल लिमिट ही रियल नंबर पे डिफाइन करते हैं और उसमें जो सबसे बड़ा है उसी को हम लिमिट सुपीरियर कहते हैं। सब सीक्वेंशियल लिमिट में जो सबसे बड़ा है वो लिमिट सुपीरियर है, और जो सबसे छोटा है वो लिमिट हमारा इन्फीरियर है, राइट। तो अब जरा यहाँ आइए देखिए, तो यही तो पूछे हुए हैं। तो इसमें शायद पहला ऑप्शन ये कहे हैं कि ए एन इज इक्वल टू 1/n के लिए ट्रू है क्या, तो फिर क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आप निकालिए, देखिए तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर इक्वल होती है, और लिमिट के इक्वल होता है, तो 1/n 0 हो गया, और 0 - 0 7, तो बात सही है। बट यहाँ जो अगर ऐसा है -1n प्लस 1/n, शायद ऐसा है क्या, देख लें एक बार, हम भी थोड़ा क्लियर हो जाए। हाँ ठीक है, ओके यही है ये। तो अब देखिए यहाँ जब हम निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करेंगे तो फिर यहाँ क्या होगा, ये तो +-1 दे देगा, ओके।
अब यहाँ तो इन्फिनिटी पे चले जाएंगे और ये तो ज़ीरो हो जाएंगे, ये मेरी बात आ जाएगी। तो इन्फिनिटी भी होगा, माइनस इन्फिनिटी भी होगा। बवाल इसी को लेकर है, जो मेरा जो बवाल है ना, जो मेरी जो आपत्ति है वो इस पॉइंट को लेकर है। तो ये तो लिमिट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गई। अब यहाँ क्या हो गया, ये अगर कहते हैं तो ये सुपीरियर हो गया और ये इन्फीरियर हो गया। बट अगर डिफिनीशंस की दुनिया में चलते हैं, कंसेप्ट पे चलते हैं, तो सीधे लिख सकते हैं कि सीक्वेंस जो मेरा कन्वर्ज कर रहा है सब सेक्वेंशियल लिमिट होनी चाहिए और वो हमारा रियल नंबर है, तो दिस इज नॉट ए रियल नंबर। बट ये क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर रहा है कि इन्फिनिटी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ माइनस माइनस इन्फिनिटी, ये इसका लिमिट सुपीरियर हो गया, ये इसका लिमिट इन्फीरियर हो गया, तो फिर ये इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। लेकिन बट अगर रियल नंबर के कंसेप्ट पे चलते हैं दिस इज नॉट राइट हो। तो ये मेरी आपत्ति थी। आप भी कमेंट करें, आप भी सोचें, देखें, डिफिनीशंस को पढ़ें, अच्छे बुक को पढ़ें, आप देखें क्या क्राइटेरिया दी हुई है। तो इसके ऑप्शंस की कोई बात नहीं है यार, सीधे आप लिमिट निकालिए और लिमिट जो भी वैल्यू आ रही है उसमें जो सबसे बड़ी है लिमिट सुपीरियर है और जो सबसे छोटी आ रही है वो लिमिट इन्फीरियर है। तो ये तो सही है। बट ये अगर कोई ऑप्शन सही मारा है तो फिर वो भी समझे। फिर एक यहाँ क्वेश्चन शायद ये था कि an इज इक्वल टू, ये अगर ऐसा लिखा है तो मैं लिख सकता हूँ क्या, तो अगर n टेंस इन्फिनिटिव करेंगे तो an की वैल्यू क्या क्या आएगी, n अगर इन्फिनिटिव की अटेंड करेंगे तो ये तो कहेंगे साहब मैं 0 हो जाता हूँ, तो 1 ही आना है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो फिर लिमिट सुपीरियर भी इसका 1 होगा, लिमिट इन्फीरियर भी 1 होगा, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा कि 1 नॉट इज इक्वल टू -1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये दिया है तो ये सही नहीं है। ये तो बात बिल्कुल दावे के साथ कही जा सकती है। अच्छा, इसमें एक और था कि an इज ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 to 1, ये है या ये है, तो बड़ा कंफर्म नहीं पता चल सका है क्या है। कह रहा है कि अब वो सीक्वेंस में लिखा हूँ जो इनके बीच जितने सारे रेशनल नंबर आते हैं उनका an है, तो उसकी लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर क्या होगी। तो अगेन मैं एक ऐसा सब सीक्वेंस इसमें बना सकता हूँ जो कन्वर्ज -1 पे करता हो और 1 पे करता हो। तो -1 पे जो करेगा वो लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा और 1 पे करेगा वो लिमिट सुपीरियर हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू -1 मैं लिख सकता हूँ, लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू माइनस लिमिट इन्फीरियर, तो बात सही हो जाएगी। अगर ये मेरा अगर जो है इंटरवल अगर यूज किया गया है तो इस इंटरवल के बीच जितने मेरे साथ रेशनल नंबर्स आएंगे अगर उनका मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूँ तो उनका जो कन्वर्जेंट होगा -1 भी होगा और 1 भी हो सकता है। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर की जो बात है, कन्वर्जेंट की बात मतलब वो सब सीक्वेंस, एक है सब सीक्वेंस मिलेगा जो -1 पे कन्वर्ट करेगा तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर हो गया, और एक सब सीक्वेंस ऐसा मिलेगा जो 1 पे कन्वर्जेंट करेगा तो लिमिट सुपीरियर हो जाएगा, और -1 से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये ऑप्शन सही है। फिर अच्छा बना है ये, बट ये देखना वहाँ इंटरवल क्या है, क्योंकि इंटरवल वही तो गेम होती है। तो अब तक मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड की गई थी जिसका हमने सोल्यूशन दिया और हमने व्हाट्सअप नंबर ये लिखा हुआ है। अगर आपके पास भी क्वेश्चन है, कोई दिमाग मेमोरी में चीज़ें आ रही हैं तो आप भी मुझे इस व्हाट्सअप पे प्रोवाइड करें, डेफिनेटली मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। या कोई कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो उसको भी लिखें, तो भी मैं प्रोवाइड करूँगा 100%। जब वीडियो लेक्चर बनाऊँगा तो आपके कमेंट को मैं बिल्कुल ध्यान दूँगा। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।